कोई और कैरियर आकर लिंकन को रिलीव क्यों नहीं कर रहा? अमेरिका के पास तो बहुत मजबूत नेवी है। तो सवाल यह है कि आखिर एक जंग जो शुरू में हफ्तों में खत्म होनी थी, इतनी लंबी क्यों खिंच गई है? यानी एक सस्ता ड्रोन मार गिराने के लिए अमेरिका को एक महंगी मिसाइल खर्च करनी पड़ती है। अगर जंग फिर तेज हुई तो अगली सप्लाई कब मिलेगी? TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। नवंबर 2025 में एक शिप सैन डिएगो से निकली। मंजिल थी पैसिफिक, मगर कुछ ही हफ्तों में उसका रूट बदल गया क्योंकि अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग शुरू हो गई। आज 9 महीने के बाद वो शिप USS अब्राहम लिंकन अब भी समंदर में है। 5000 सेलर्स 250 दिन लगातार बिना जमीन छुए। और अब खबरें ये आ रही हैं कि कई सेलर्स ने समंदर में कूदने की कोशिश की है। लेकिन ये सिर्फ एक शिप की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक जंग दुनिया के एक दूसरे कोने में भी उतना ही असर डाल रही है जितना इन सेलर्स की जिंदगी पर उसका असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी शिप से। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नेवी का एक निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर तकरीबन 5000 सेलर्स और मरीन्स तैनात हैं। ये शिप 21 नवंबर 2025 को सैन डिएगो से रवाना हुई थी। प्लान पैसिफिक का था, मगर हफ्तों के अंदर ही अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग शुरू हो गई और इस शिप को सीधा मिडिल ईस्ट भेज दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी करीब 9 महीने इस क्रू को सिर्फ 2 दिन जमीन पर मिले हैं। यानी सिर्फ 2 दिन वो जमीन पर आ पाए हैं। 1 दिसंबर में जब वो गुआम पहुंचे थे और 1 जुलाई में ओमान में। 250 दिन लगातार वो समंदर में है। मॉडर्न टाइम में यानी अभी के जंग के दौरान या पिछले कुछ सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में, इतने लंबे समय तक इस तरह से उनकी तैनाती रहना। और अब इस लंबे डिप्लॉयमेंट का जो असर है वो भी दिखने लगा है। कई अलग अलग जो सोर्सेज हैं, जो मिलिट्री पब्लिकेशंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कई सेलर्स ने शिप से समंदर में कूदने की कोशिश की है। सैन डिएगो में हुई एक इमोशनल टाउन हॉल मीटिंग के बारे में भी जानकारी सामने आई। करीब 200 जो फैमिली मेंबर्स हैं इन क्रू मेंबर्स के, वो नेवी लीडरशिप के सामने अपनी दुख को लेकर पहुंचे, अपनी टेंशन उन तक उन्होंने पहुंचाई है। एक सेलर की पत्नी ने बताया कि उसके शौहर ने उसे टेक्स्ट किया है, उसे उम्मीद है कि वो कल सुबह ना उठे। एक और सेलर की पत्नी एनाबेल लोमा ने बताया कि जब उसके पति का डिप्लॉयमेंट बार बार बढ़ाया गया तो उसने शिप से कूदने की कोशिश की। उसे डर है कि बर्नआउट की वजह से उसका 13 साल का करियर अब डिसऑनरेबल डिस्चार्ज के साथ खत्म हो जाएगा। कैलिफोर्निया के कांग्रेसमैन माइक लेविन ने भी हालात को बयान किया है कि किस तरह के हालात हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर। फफूंद लगे शावर हैं, टूटे हुए टॉयलेट हैं, हफ्तों से बंद लॉन्ड्री है, गर्म पानी नहीं लोगों को मिल रहा है, खाना सिर्फ आधा कप चावल और 2 टॉर्टिला मिल रहे हैं। 8 अगस्त को सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथेल ने भी डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेथ और नेवी सेक्रेटरी हुंग काओ को एक सख्त चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने उसमें साफ लिखा था कि बेसिक सप्लाई की कमी हो रही है, पानी में कंटामिनेशन है, प्लम्बिंग की दिक्कतें हैं, बिगड़ती मेंटल हेल्थ एक बड़ी चिंता की वजह है, डेक पर सेफ्टी की चिंता हो गई है और मेल सिस्टम में इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि परिवारों के भेजे वाले जो केयर मैसेज हैं वो महीनों तक रास्ते में ही खो रहे हैं। ब्लूमेंथेल ने सीधा सवाल पूछा था, क्या नेवी का मौजूदा फोर्स स्ट्रक्चर और डिप्लॉयमेंट मॉडल इतनी डिमांड को टिकाऊ तरीके से झेल सकता है? नेवी ने जवाब में ये कहा कि शिप पर साफ पानी और चलता हुआ AC मौजूद है, मगर मेल और सप्लाई में रुकावट उन्होंने भी स्वीकार की। हालांकि डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने इन शिकायतों को फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि मार्च 2026 में ईरान ने कई बार ये दावा किया कि उन्होंने लिंकन को मिसाइलों से हिट किया है, मगर US सेंटकॉम ने इन तमाम दावों को खारिज किया। उसके बावजूद कई वायरल वीडियोस भी आए, उनको भी फेक न्यूज़ बताया गया, उनका भी फैक्ट चेक हुआ, लेकिन हिट हुआ था और वो रिपेयर हो गया है।
लेकिन जो अभी दुश्मन की वजह से जो क्राइसिस है, जैसे कहा जा रहा है, कुछ सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि ये क्योंकि हिट हुआ, क्योंकि जो डैमेज हुआ वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुआ है, इस वजह से भी दिक्कतें हैं। तो वो उतनी दिक्कत की वजह नहीं है, बल्कि जंग की वजह से जो लंबा वक्त उन्हें वहाँ गुजारना पड़ रहा है, जो सप्लाई की कमी पैदा हो गई है, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें हैं। और ये सिर्फ लिंकन अकेला नहीं झेल रहा है, इसके साथ जो तैनात 3 और एस्कॉर्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं, स्प्रून्स, माइकल मर्फी और फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, जंग शुरू होने से पहले इन्होंने ओमान और दुबई में छोटे पोर्ट कॉल्स किए थे। और उसके बाद जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, इन्हें भी वापस बुलाना अब नामुमकिन हो गया है। स्प्रून्स तो पूरे डिप्लॉयमेंट में सिर्फ एक बार गुआम तक पहुंचा है। पूरा स्ट्राइक ग्रुप एक साथ यहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि ब्लॉकेड और एयर डिफेंस मिशन के लिए हर एक जहाज की ज़रूरत है। तो सवाल यह है कि कोई और कैरियर आकर लिंकन को रिलीव क्यों नहीं कर रहा? अमेरिका के पास तो बहुत मजबूत नेवी है। हम दरअसल बार बार ना ये बात भूल जाते हैं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका के पास बहुत पैसा है और अमेरिका दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर है। लेकिन उस सुपर पावर की भी जंग के दौरान अपनी लिमिट्स होती हैं, और वो लिमिट्स ये जंग टेस्ट कर रही है। और न सिर्फ ये जंग, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में कई जगहों पर अपने जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन्हें तैनात करता है, तो उसकी वजह से भी एक तरह की जो दिक्कत है वो सामने दिखाई दे रही है। यानी वो जो सुपर पावर है उसकी पावर की भी लिमिट्स हैं, ये हमें पता लग रहा है। और ये जानना अपने आप में दिलचस्प है। ये अमेरिका को एक सुपर पावर से उसका जो कद है, जैसे आप दुनिया में देखते थे कि सुपर पावर का कद, उसकी ताकत, वो तो इतना बड़ा डिस्ट्रॉयर फ्लीट लेकर चलता है, वो क्या कुछ कर सकता है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और क्या हो सकती हैं, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो सवाल है कि अगर अब्राहम लिंकन की इतने लंबे समय से तैनाती है जंग के मैदान में और ऐसे डीप सी में वो तैनात है, तो उसे रिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई और अमेरिकी कैरियर आकर जो ये दबाव है इससे उसको राहत क्यों नहीं दे रहा है? तो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ने मार्च में उसमें आग लग गई थी, और हालांकि तब भी ईरान की तरफ से बताया गया कि उन्होंने मिसाइल हमला किया, इसकी वजह से आग लगी है। लेकिन अभी रिकॉर्ड डिप्लॉयमेंट के बाद वो वापस लौट रहा है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमन जो 2025 में एक मर्चेंट शिप से टकरा चुका है, जून 2026 से 5 साल के ओवरहॉल में वो भी जा चुका है। यूएसएस जॉन सी स्टेनिस, उसका ओवरहॉल 14 महीने अभी भी लेट हो चुका है। और यूएसएस निमित्ज की सर्विस लाइफ मार्च 2027 तक इसीलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि रिटायर करने की गुंजाइश ही नहीं बची है। एक उम्मीद है, यूएस नेवी की एक्टिंग सेक्रेटरी हुंकाव ने खुद ये कंफर्म किया है कि यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट को लिंकन को रिलीव करने के लिए तैयार किया जा रहा है, मगर इसको लेकर भी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है कि कब तक रिलीव किया जाएगा। एक्सपर्ट्स जो अंदाजा लगा रहे हैं उसके मुताबिक उनको लगता है कि सितंबर 2026 तक शायद रिलीव किया जा सके। तब तक यही 3 कैरियर, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज H.W. बुश और जॉर्ज वॉशिंगटन, पूरी दुनिया में अमेरिका की कैरियर प्रेजेंस को संभाल रहे हैं, और इस वजह से वो जहां तैनात हैं वहां से वो हट नहीं सकते हैं। और अगर लिंकन को पोर्ट कॉल करनी भी है तो वो जाए कहाँ? पोर्ट कॉल का मतलब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी भी बस पोर्ट तक पहुंचना है, यानी लैंड पर पहुंचना है, नहीं। पोर्ट कॉल का मतलब है कि ये इतने बड़े बड़े जहाज़ हैं, इन्हें सर्विस की ज़रूरत होती है, और इनकी सर्विस हर जगह नहीं हो सकती है। इनकी सर्विस आप वहीं कर सकते हैं जहां पर इनकी डीप सर्विस मुमकिन हो। तो वो कहाँ हो सकती थी? पहले गल्फ़ के जो पोर्ट्स हैं जहां पर 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर था, वहां हो सकती थी, बहरीन में हो सकती थी, दुबई में हो सकती थी, लेकिन वहां तो वो अभी जा नहीं सकते हैं, वो इस्तेमाल के लायक नहीं बचे हैं। ज़्यादातर बहरीन में जो उनके हेडक्वार्टर था उस पर हमले किए गए हैं, वो इस लायक नहीं है कि वहाँ पर सर्विस हो सके। साथ ही यहाँ पर जाने को तो इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ तो सीधा ईरान का ख़तरा है, क्योंकि वो ईरानी मिसाइल रेंज के अंदर आते हैं। खुद गल्फ एलाइज अपने इंटरसेप्टर्स लगभग खत्म कर चुके हैं, तो वो बचा भी नहीं सकते हैं, या उस मजबूती से शायद नहीं बचा सकते हैं। इसके अलावा 3 और ऑप्शंस बचते हैं जहां वो जा सकता है, जहां वो पोर्ट कॉल कर सकता है। ये है सौदा बे, क्रेट जो ग्रीस में है, भूमध्य सागर का इकलौता ऐसा गहरा पोर्ट है क्रेट जो सुपर कैरियर को संभाल सकता है, मगर वो लिंकन के मौजूदा ऑपरेशनल एरिया से बहुत दूर है। यानी जहां वो इस वक्त तैनात है डीप इंडियन ओशन में, वहां से उसको वहां जाने में, यानी क्रेट ग्रीस वहां तक पहुंचने में उसको बहुत दूर तक सफ़र करना पड़ेगा, और ये उसका एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट है, तो यहाँ से उसे हटा नहीं सकते हैं। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में है, ये पास है, यहाँ वो जा सकता है, लेकिन वो कितना सुरक्षित है इसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि
मार्च 2026 में ईरान ने यहाँ भी हमला किया था और दरअसल संदेश यही था कि यहाँ पर भी वो हमला कर सकता है, तो ये भी बहुत सेफ नहीं है। दुक्म, ओमान, यहाँ पर जा सकते हैं, ये सबसे नज़दीक है, इसीलिए लिंकन ने जुलाई में सिर्फ यहाँ पर एक बार बहुत संक्षिप्त सा स्टॉप किया था। लेकिन सिर्फ क्रू ही नहीं थक रहा है, खुद शिप भी थक रहा है, यानी सिर्फ क्रू को ही लैंड पर नहीं आना है, शिप भी तो थक रहा है, शिप को भी सर्विस चाहिए, क्योंकि आप समझे ये कितने बड़े बड़े शिप्स हैं, इनकी जो सर्विस है उसका एक टाइम पीरियड होता है कि कितने समय में उसकी सर्विस होनी चाहिए। वो सर्विस उतने समय में होनी चाहिए, अगर वो सर्विस नहीं होगी तो दिक्कतें होंगी। साथ ही आप ये भी समझें कि मौसम बदल रहा है। अगर सर्दियों में इस शिप को जितने समय ये डिप्लॉय रह सकता है, गर्मियों में वो समय घट जाता है, क्योंकि लिंकन इस वक्त लगातार गर्म और उथलते अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ के पानी में है, जहाँ तापमान अक्सर 30 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है। ऐसे पानी में बार्नकल्स और दूसरे समुद्री जीव उसके हल्क पर बहुत तेजी से जम जाते हैं, हफ्तों में नहीं दिनों में जम जाते हैं। इससे हल्क पर जो ड्रैग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वो नीचे की तरफ पुल करता है, ड्रैग, उसको चलने में दिक्कत होती है, तो फ्यूल एफिशिएंसी भी 15 से 40% तक गिर सकती है और इंजन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। 37 साल पुरानी इस शिप को आखिरी बड़ी DPIA मेंटेनेंस मिले काफ़ी वक्त हो चुका है और अभी तक कोई नई मेंटेनेंस पीरियड शेड्यूल नहीं है। नेवी ने पहले ही लिंकन का एक नया होम पोर्ट सैन डिएगो से बदलकर ब्रेमर्टन, वॉशिंगटन कर दिया है, यानी वापसी पर यह सीधा साउंड नेवल शिपयार्ड जा सकती है, जो इसी तरह की बड़ी ओवरहॉल के लिए मशहूर है, यानी अब ये एक बड़े ओवरहॉल में ही जाएगा। मगर जब तक ये लौटेगा नहीं, हल्क की सफाई और ज़रूरी सर्विसिंग का इंतज़ार ही रहेगा। और क्योंकि ज़रूरी सर्विसिंग नहीं हो रही है, इस वजह से तमाम तरह की दिक्कतें क्रू मेंबर्स को आ रही हैं। अगर आप टाइमलाइन देखें, यानी ये कब यहाँ से जा सकता है, कब यहाँ से राहत मिल सकती है इन क्रू मेंबर्स को और शिप को, तो लिंकन की वापसी मई 2026 में होनी थी। अभी अगस्त है और वो तारीख 3 महीने से ज़्यादा पीछे छूट चुकी है। अगर थियोडोर रूजवेल्ट सितंबर तक यहाँ पर रिलीव करने आ भी जाए, तो भी लिंकन का पूरी तरह से सर्विस में जाना, यानी हल्क की सफाई, इंजन का बड़ा मेंटेनेंस, सिस्टम अपग्रेड, शायद इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत से पहले शुरू ही नहीं हो पाएगा। तब तक शिप और क्रू दोनों बस किसी तरह चलते रहने पर मजबूर हैं। यानी अभी जो स्थिति है क्रू मेंबर्स की कि वो शिप से कूद रहे हैं, हालांकि पीट हेग्सेथ इसको से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं ये फेक न्यूज़ है, लेकिन तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, वहीं के जो सेनेटर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस तरह की अमानवीय वहाँ पर कंडीशंस बनी हुई हैं, जिसमें चोक टॉयलेट्स हैं, AC काम नहीं कर रहे हैं, तमाम तरह के लोगों के सामने दिक्कत है और सप्लाईज़ की परेशानी भी है, यानी खाने की दिक्कत भी उस तरह से लोगों के सामने है, क्रू मेंबर्स के सामने है। तो उन्हें अभी फ़िलहाल 2027 तक या 2026 के अंत तक इसी तरह से चलना होगा, तब तक उनके सामने कोई और राहत दिखाई नहीं दे रही है। तो सवाल ये है कि आखिर एक जंग जो शुरू में हफ्तों में खत्म होनी थी, इतनी लंबी क्यों खिंच गई है? एक पूरा कैरियर क्रू टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। जवाब छुपा है अमेरिका के हथियार खाने में भी। यानी सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं है इस पूरे युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप की, ये तो एक बहुत छोटी दिक्कत उनको शायद दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके अलावा भी उनके सामने तमाम तरह की दिक्कतें हैं। जो उनके हथियार हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि देखिए उसमें कमी आनी शुरू हो गई है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, हालांकि अलग अलग बयान भी दिए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे पास इनफ हथियार मौजूद हैं। लेकिन फरवरी 2026 में जब अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, तब उसके पास तकरीबन 2300 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें थीं। वो मिसाइलें जो इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मार गिराती हैं। जुलाई 2026 तक, यानी सिर्फ 5 महीने में, ये स्टॉक गिरकर 800 के आसपास रह गया, यानी करीब 65% इनका खर्च हो चुका है। थार्ड मिसाइलों का हाल इससे भी ज़्यादा बुरा है। जंग से पहले 552 ऐसी मिसाइलें थी, अब सिर्फ करीब 250 बची हैं, यानी करीब 80% खत्म हो चुका है। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों का भी करीब आधा स्टॉक खर्च हो चुका है। और ATACMS प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक की जो मिसाइलें होती हैं, उनका तो लगभग पूरा स्टॉक ही खत्म हो चुका है। इसकी एक वजह है इकोनॉमिक्स का भयानक असंतुलन।
ईरान का एक शाहिद ड्रोन जिसे बनाने में लगते हैं सिर्फ करीब $50,000, जबकि एक पेट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत है करीब $4 मिलियन। यानी एक सस्ता ड्रोन मार गिराने के लिए अमेरिका को एक महंगी मिसाइल खर्च करनी पड़ती है। और रिप्लेसमेंट रेट का हाल तो और भी चौंकाने वाला है। ईरान जंग के शुरुआती 4 दिनों में ही कोएलिशन फोर्सेस रोजाना करीब 225 पेट्रियट मिसाइलें खर्च कर रही थी, जबकि लॉकहीड की फैक्ट्री रोजाना सिर्फ 1.7 मिसाइलें बना पा रही थी। यानी खर्च और प्रोडक्शन का रेशियो करीब 130 गुना है। असली बॉटलनेक तो एक लेवल पर और नीचे है। हर PAC-3 मिसाइल का सीकर हेड सिर्फ एक फैक्ट्री में बनता है, बोइंग की हंट्सविल अलाबामा यूनिट में, और 2025 में उसने सिर्फ करीब 650 से 700 सीकर्स डिलीवर किए हैं। अमेरिका ने जवाब देने की कोशिश जरूर की है। लॉकहीड मार्टिन के साथ $58.6 बिलियन का 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसका मकसद यह है कि सालाना प्रोडक्शन को 600 से बढ़ाकर 2000 यूनिट तक ले जाना है। मगर ये टारगेट भी 2030 से पहले पूरा नहीं होगा। यानी अभी भी जो मिसाइलें खर्च हो रही हैं उनकी भरपाई में सालों लगेंगे, महीनों में ये पूरा नहीं होगा। ये शॉर्टेज इतनी सीरियस है कि इसने खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसले को बदल दिया है। CNN की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में ट्रंप ईरान पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर रहे थे। डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेथ को शुक्रवार को फाइनल ऑर्डर भी दे दिया गया था। मगर वीकेंड पर गल्फ एलाइज से बात करने के बाद जिन्हें यह डर था कि ईरान उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमला करेगा, ट्रंप ने स्ट्राइक को रोक दिया। जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी इस मीटिंग में म्यूनिशन शॉर्टेज का मुद्दा उठाया था। और ये सिर्फ अमेरिका की दिक्कत नहीं है। सऊदी अरब ने जंग के पहले 38 दिनों में ही अपने PAC-3 स्टॉक का करीब 86% खर्च कर दिया था। 2800 में से सिर्फ करीब 400 मिसाइलें बची हैं। UAE ने अप्रैल तक 537 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2256 ड्रोन और 26 क्रूज मिसाइलें इंटरसेप्ट की, अपने ही पेट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर्स से। कतर और UAE समेत बाकी गल्फ के मुल्क भी अब यही सवाल पूछ रहे हैं, अगर जंग फिर तेज हुई तो अगली सप्लाई कब मिलेगी? पब्लिकली ऑफिशियल पोजीशन कुछ और ही है। पेंटागन कहता है अमेरिका के पास एवरीथिंग इट नीड्स मौजूद है। व्हाइट हाउस का कहना है कि मोर देन इनफ म्यूनिशंस हैं हमारे पास। मगर पेंटागन के अंदर के सोर्सेज इसे सीधा कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एक सोर्स ने यहां तक कहा कि कमी की वजह से सस्ते ड्रोन भी बड़ी तादाद में घुसकर नुकसान पहुंचा सकते हैं और सिर्फ टिट फॉर टैट से ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर इस बीच चीन, रूस या नॉर्थ कोरिया के साथ कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया तो अमेरिका के पास डिफेंड करने के लिए मिसाइलें ही नहीं बचेंगी। और यही वो वजह है जहां ये कहानी अमेरिका की सरहदों से निकलकर यूक्रेन तक पहुंच जाती है, क्योंकि जो मिसाइलें ईरान की जंग में खर्च हो रही हैं वही मिसाइलें अभी कभी यूक्रेन के लोगों को बचाती थी। 1 अगस्त 2026 को रूस ने यूक्रेन पर 27 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यूक्रेन सिर्फ 1 को इंटरसेप्ट कर पाया, बाकी 26 मिसाइलें बिना रोक टोक के अपने टारगेट तक पहुंच गईं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद इसकी वजह बताई। यूक्रेन की 8 पेट्रियट बैटरीज में अब लगभग कोई इंटरसेप्टर मिसाइल बची ही नहीं है। 3 दिन के बाद रूस ने 24 और बैलिस्टिक मिसाइलें और 4 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इस बार एक भी इंटरसेप्ट नहीं हुई। इसी शॉर्टेज का सीधा असर अब यूक्रेन के पोर्ट्स और एनर्जी सप्लाई पर भी दिख रहा है। रूस ने ओडेसा और आसपास के बंदरगाहों पर ड्रोन मिसाइल हमलों से एक तरह की नई नाकेबंदी खड़ी कर दी है। सिर्फ जून जुलाई में 50 से ज्यादा कार्गो शिप्स पर हमला हुआ है, ठीक हार्वेस्ट सीजन में, जब यूक्रेन का गेहूं और मक्का और जौ दुनिया भर में जाना था। साथ ही रूस यूक्रेन के फ्यूल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार निशाना बना रहा है। और चूंकि यूक्रेन की पेट्रियट बैटरीज में इंटरसेप्टर मिसाइलें ही नहीं बची हैं, तो इन हमलों को रोकने का उसके पास कोई जरिया भी नहीं है। बंदरगाहों, फ्यूल डिपो या शहर, यूक्रेन को हर हमला सीधा झेलना पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस साल यूक्रेन को पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 1/3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें मिली हैं। मिडिल ईस्ट की जंग ने इस ग्लोबल शॉर्टेज को और बिगाड़ दिया है। खुद ज़ेलेंस्की ने बताया कि ईरान जंग के सिर्फ 3 दिनों में गल्फ एलाइज ने उतनी पेट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल कर ली जितनी यूक्रेन ने 2022 से अब तक इस्तेमाल की हैं। आंकड़ों में अगर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। रूस अब हर महीने करीब 60 से 65 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, सालाना 700 से ज्यादा। उत्तर कोरिया ने भी 2023 के आखिर से रूस को करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई की हैं। सिर्फ जुलाई महीने में रूस ने 195 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें से सिर्फ 29 इंटरसेप्ट हो पाई।
दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा पेट्रियट मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन ने पूरी दुनिया को 2025 में सिर्फ 620 मॉडर्न PAC-3 इंटरसेप्टर सप्लाई किए और जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन को सालाना औसतन सिर्फ करीब 133 पेट्रियट इंटरसेप्टर मिले हैं। तो अगर आप इन तीनों कहानियों को एक साथ रखें तो एक बड़ी तस्वीर बनती है। USS अब्राहम लिंकन पर मौजूद 5000 सेलर्स जो 9 महीने से समंदर में फंसे हैं, पेंटागन का मिसाइल स्टॉक जो 5 महीनों की जंग में 2/3 से ज़्यादा खाली हो चुका है, और यूक्रेन के आसमान जहां अब हर तीसरी में से सिर्फ एक मिसाइल रोकी जा रही है, बाकी शहरों पर गिर रही हैं। ये तीनों अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये एक ही जंग की अलग अलग कीमतें हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ईरान के साथ आगे क्या करेगा, सवाल यह है कि जब तक ये मिसाइलें दोबारा नहीं बनती तब तक कीव के आसमान में कौन उड़ते हुए खतरों को रोकेगा, और तब तक जब तक कि ये मिसाइलें उसी तादाद में रीस्टॉक नहीं होती हैं, क्या अमेरिका अपने सारे ऑप्शंस को पूरी तरह से एक्सरसाइज कर सकता है? ये कुछ अहम सवाल हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म में ईरान के खिलाफ भी एक गठबंधन है? लेकिन ऐसा ज़रूर है कि अमेरिका का जो असर है वो इन देशों को लगता है कम है, उनके सामने चुनौतियां ज़्यादा हैं। ईरान ने कम्युनिकेशन का रास्ता भी खोल के रखा है इन देशों के साथ, उनसे बातचीत करने का। TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के बीच हुए नए डिफेंस पैक्ट के बारे में। इसे एक बहुत अहम डिफेंस पैक्ट माना जा रहा है। इस क्षेत्र के लिए यानी पश्चिम एशिया के लिए एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है और इसके फॉलआउट्स बहुत से हो सकते हैं। तो उसके बारे में भी आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जो समझौता है वो क्या एक दूसरे के लिए वो कहते हैं, समझौते में क्या कुछ कहा गया है, ये हमने आपको पहले बताया है। लेकिन अब इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, ईरान की क्या प्रतिक्रिया है और इस क्षेत्र में लोग इसे कैसे देखते हैं, उसके बारे में भी आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इसको ये इस तरह से देखा जा रहा है कि ये अमेरिका का घटता हुआ वर्चस्व है इस क्षेत्र में। अमेरिका ने जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया था, इसके बारे में हमने आपसे पहले वीडियो में भी बात की थी कि जो अमेरिका ने एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया हुआ था तमाम देशों को, सऊदी अरब, कतर, UAE, वो इन देशों को लगता है, खासतौर पर सऊदी अरब को लगता है या कतर को भी ऐसा लगता है, हालांकि कतर अभी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन सऊदी अरब को खास तौर पर लगता है कि उनको अपना जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उन्हें अपनी जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनको सिर्फ एक अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके और सहयोगी होने चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो रीजनल उनको जो चुनौतियाँ मिल रही हैं उसमें पूरी तरह से अमेरिका उनका उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं कर सकता जैसा कि वो चाहते हैं कि उनका प्रोटेक्शन हो। तो शुरुआती तौर पर जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अभी इमीडिएटली या फौरन अगर जो हालात हैं उसमें जो हूती और यमन से जो चुनौती है सऊदी अरब के लिए वो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में ईरान के खिलाफ भी एक गठबंधन है, यानी ईरान की जो चुनौती उभर रही है उसके खिलाफ है, या ये इजराइल के खिलाफ है? इजराइल की जो बढ़ती हुई ताकत है और इजराइल ने जैसे कतर पर हमला कर दिया था उस तरह से, और इजराइल जिस तरह से इस वक्त असर्टिव है अपनी ताकत को लेकर और जिस तरह से वो हमले कर रहा है लेबनान में या वो जो फिलिस्तीन में कर रहा है, कतर में उन्होंने हमला किया, उसके बाद क्या उसको बैलेंस करने की भी कोशिश है? तो देखिए ये चुनौतियां हैं। सऊदी अरब के लिए चुनौती इजराइल भी है, सऊदी अरब के लिए चुनौती ईरान भी है, और सऊदी अरब को ये एहसास हो रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अमेरिका की जो ताकत है या अमेरिका का जो वर्चस्व था डिफेंस सिक्योरिटी देने में इस इलाके में, वो घट रहा है या वो कम हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका यहाँ से पूरी तरह से शायद चला जाएगा, हालांकि ईरान यही चाहता है कि अमेरिका यहाँ से पूरी तरह से हट जाए, वो यहाँ आए, बिजनेस करे, लेकिन वो यहाँ की जो सिक्योरिटी वो प्रदान करने की जो उसकी रणनीति रही है उसमें वो दखल अंदाजी ना करे, यानी जो सैनिक तौर पर उसके जो सैनिक यहाँ तैनात रहते हैं या सैन्य तौर पर जो वो इस इलाके में दखल रखता है वो दखल वो ना करे। ऐसा ईरान का लॉन्ग टर्म गेम है या उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान ये है।
हालांकि वो होगा या नहीं होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि अमेरिका का जो असर है वो इन देशों को लगता है कम है। उनके सामने चुनौतियां ज़्यादा हैं। अमेरिका अगर कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें उनकी शायद उस तरह से मदद नहीं कर सकता है जैसा कि अभी तक अमेरिका ने दावा किया। ऐसा ज़्यादातर देशों को महसूस हो रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। वहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, वो तमाम लोग इस चिंता को जाहिर कर रहे हैं। और देखिए हो भी रहा है। हूती सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। ईरान लगातार पिछले 5 महीने से इन तमाम देशों पर उसने हमला किया है। हालांकि ईरान का ये कहना है कि ये लिमिटेड स्ट्राइक्स हैं, सिर्फ हम अमेरिकन एसेट्स को ही टारगेट कर रहे हैं, इन देशों के खिलाफ हमारा ये हमला नहीं है। और ईरान ने कम्युनिकेशन का रास्ता भी खोल के रखा है इन देशों के साथ, उनसे बातचीत करने का, ताकि उनके भीतर ये इनसिक्योरिटी ना हो या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते रहे हैं लगातार। सऊदी अरब को भी, कतर को भी, हालांकि यूएई के साथ उन्होंने उस तरह से बात नहीं की है क्योंकि उन्हें लगता है कि यूएई और इजराइल की जो बातचीत है या जो उनका सहयोग है वो बहुत ज़्यादा आगे तक है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। इसलिए ईरान यूएई को अलग करके देखता है, लेकिन बाकी देशों से उसने बात की है। अब देखिए इस डील को कैसे देखा जा रहा है या इस पैक्ट को कैसे देखा जा रहा है। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि देखिए ये तीनों देश अपनी अपनी जो क्षमताएं हैं उसके मुताबिक इसका हिस्सा होंगे, लेकिन ईरान की जो प्रतिक्रिया है, जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई वो विदेश मंत्री अब्बास अरागची की आई। उन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज में, सीधा इसका जिक्र ना करते हुए इस तरफ इशारा किया कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और बाहरी दुर्भावनापूर्ण ताकतों को हमें इस क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए। यानी वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि अगर आप अमेरिका के वर्चस्व के कम होने की वजह से क्योंकि वो दुर्भावनापूर्ण रवैया रखते हैं इस क्षेत्र के लिए, उनको हमें बाहर करना है और इस वजह से आपने आपस में समझौता किया है, तो बहुत अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमें इस्लामिक ब्रदरहुड को या जो हमारे आपस का जो भाईचारा है उसे हमें बनाकर रखना चाहिए, ये उनकी प्रतिक्रिया थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके जो अधिकारी हैं हुसैन नौशाबादी, उन्होंने कहा है कि इसे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सुरक्षा वर्चस्व के पतन की शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। यानी वो भी इसी तरफ इशारा करें कि इसे इस तरह से देखना चाहिए कि अमेरिका का जो कंट्रोल है या अमेरिका का जो वर्चस्व था वो कम हो रहा है इस क्षेत्र में और इस वजह से ये समझौते किए जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में बहुत से एक्सपर्ट्स अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो समझौता है ये यमन, इराक और आर्थिक रूप से ईरान पर संभावित दबाव बनाने में मदद कर सकता है। यानी आने वाले समय में ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के ज़रिए भी और तुर्की के ज़रिए भी सीमाएं उनकी लगती हैं ईरान से और वहाँ से एक आर्थिक दबाव ईरान पर बनाया जा सकता है। ये भी कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ़िलहाल ये ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर ये जो समझौता किया गया है वो सीधे ईरान को ख़तरा देखकर या ईरान के लिए सीधे तौर पर एक चुनौती, क्योंकि ईरान उभर रहा है उस तौर पर, इस वजह से ये नहीं है, तो सीधे ईरान को चुनौती देने के लिए ये नहीं है। लेकिन ये अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था के एक विकल्प के तौर पर बनाया जा रहा है क्योंकि वो अम्ब्रेला उन्हें लगता है कि नाकाफ़ी है उनको क्षेत्रीय चुनौतियां जो सामने हैं सऊदी अरब के, उनसे निपटने के लिए, और इस वजह से इस तरह के गठबंधन की ज़रूरत है। कुछ लोग ये मानते हैं कि समझौता ज़्यादा नया या ठोस नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी समझौते हुए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। पाकिस्तान सहयोग करता रहा है, तुर्की भी बहुत सारे मुद्दों पर सहयोग करता रहा है, लेकिन और बहुत से विवाद भी रहे हैं तुर्की के सऊदी अरब के, लेकिन उसके बावजूद इसमें नया कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है और यही ईरान के भीतर भी बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, ईरान के भीतर भी वो पक्ष जो बहुत मुखर होकर इसके खिलाफ बोल रहा है, वो इसे कह रहा है कि कागज़ पर किया गया एक समझौता है, इससे सऊदी अरब को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इससे उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आप सिर्फ कागज़ पर एक हस्ताक्षर करके आप ऐसा कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो आपके सामने लड़ने के लिए नहीं आएंगे। और वो ये तर्क भी देते हैं कि देखिए यमन हमले कर रहा है, सऊदी अरब पर हूतियों ने हमला किया है, अभी भी जज़ान में उन्होंने हमला किया है, इसके अलावा भी उन्होंने हमला किया और लगातार हमले कर रहे हैं, तो आप हूतियों को नहीं रोक पाए हैं इससे पहले भी, और ये तो अभी ही टेस्ट हो जाएगा। यानी अभी भी तो हूती हमला कर रहा है सऊदी अरब पर, तो क्या पाकिस्तान और तुर्की मदद के लिए आने वाले हैं?
ऐसा नहीं लगता है कि वो सीधे तौर पर किसी जंग में या सीधे तौर पर यमन के ख़िलाफ़ या ईरान के ख़िलाफ़ किसी युद्ध में उतर जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, वो सहयोग करेंगे, बहुत से क्षेत्रों में सहयोग करेंगे और बहुत सी मदद एक दूसरे को देंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर भी, डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने को लेकर भी, और बहुत से और क्षेत्र हो सकते हैं। लेकिन अभी बहुत शुरुआत है ये कहने के लिए कि दरअसल ये क्या रूप लेगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस क्षेत्र में सऊदी अरब को ये लगता है और उसकी ज़रूरतें तुर्की और पाकिस्तान पूरी करते हुए दिख रहे हैं। तुर्की के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इज़राइल। हालांकि उनके लिए अभी फ़ौरन चुनौती नहीं है, एक लॉन्ग टर्म उनके लिए चुनौती है इज़राइल, क्योंकि इज़राइल तुर्की के लिए किस तरह के विचार रखता है ये वो बार बार जाहिर कर चुका है। इस इलाके में तुर्की अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, इस वजह से भी तुर्की यहाँ पर इस पैक्ट का हिस्सा बना है। पाकिस्तान भी को भी इज़राइल एक चुनौती मानता है, यानी वो भी एक इज़राइल के लिए, पाकिस्तान के लिए इज़राइल के साथ एक चुनौती है, लेकिन वो भी बहुत इमिनेंट नहीं है, वो भी बहुत सामने की चुनौती नहीं है। उनके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, वो इस क्षेत्र में सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए भी नहीं हैं, उनसे बहुत दूर भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि फ़ौरन कोई ख़तरा है उन्हें। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें आर्थिक फ़ायदा है, पाकिस्तान के लिए इस पूरे क्षेत्र में मुस्लिम ब्रदरहुड में अपने आप को अहम प्लेयर साबित करने का एक मौका है, और वो अपने आप को रेलेवेंट और अपनी जो अहमियत है उसे जाहिर करना चाहता है, और जो उसकी एक इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उसका वो फ़ायदा भी उठाना चाहता है आर्थिक तौर पर, इसलिए वो इसमें शामिल है। सऊदी अरब के लिए यमन से हूती एक बड़ी चुनौती है। सऊदी अरब के लिए इज़राइल और ईरान दोनों चुनौती हैं। वो इज़राइल की बढ़ती हुई ताकत को भी देख रहे हैं, और जिस तरह का उनका जो नया रुख है, असर्टिव बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, वो सऊदी अरब के लिए एक चुनौती है। सऊदी अरब को ये भी लगता है कि अमेरिका का वर्चस्व अगर कम होता है तो फिर इस इलाके में दो ही ताकत अगर रह जाएंगी, यानी इज़राइल और ईरान, और वो इस पूरे इलाके में अपनी बात को मनवाएंगे या वो अपनी ताकत को असर्ट करेंगे, तो फिर सऊदी अरब के पास विकल्प होने चाहिए, या वो अपनी ताकत को और मजबूत इस वजह से भी करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक तरह का बदलाव दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र में। जो पावर सेंटर्स हैं वो बदल रहे हैं, ताकत बदल रही है, और इस वजह से भी इस पैक्ट की ज़रूरत महसूस की गई। हालांकि ये सीधे तौर पर जंग के मैदान में उस तरह से इसको लागू किया जाएगा या नहीं, इस पर संशय है, क्योंकि अभी भी हूती सऊदी अरब पर हमले कर रहा है, और अभी समझौता होने के बाद भी ये ज़रूर पाकिस्तान और तुर्की ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी देखना होगा। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ और देश इसमें शामिल हों, और ईरान भी इसे सकारात्मक रूप से देखे, लेकिन उसके बावजूद आप समझिए कि ईरान को ये तीनों देश एक तरह से घेर लेते हैं कई तरफ से। तो ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती आगे आने वाले समय में ये हो सकती है अगर ईरान के विरुद्ध वो काम करना शुरू करते हैं। हालांकि ईरान में अभी भी ईरान को लगता है कि इससे हमें कोई बड़ा खतरा है नहीं। TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज हम एक ऐसी अहम खबर की बात करेंगे जो ईरान के भीतर से आई और फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। ईरान में 9 अगस्त को एक अहम नियुक्ति की गई इब्राहिम रज़ाई की, और इसकी वजह से ये चर्चा का मुद्दा बन गया कि दरअसल ये नियुक्ति क्यों की गई है, ये बदलाव क्यों किया गया है, उन्हें ये जो अहम पद मिला है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान की, वो उन्हें क्यों दिया गया है, दरअसल ये क्या दर्शाता है। तो ये जानने के लिए और इसको विस्तार से समझने के लिए कि ईरान के भीतर क्या हो रहा है और ईरान में अगर ये जो हम नए अपॉइंटमेंट्स देख रहे हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनेई, वो दरअसल क्या इसके ज़रिए मैसेज देना चाह रहे हैं। ये जो युद्ध है जो इस वक्त चल रहा है, जो ईरान लड़ रहा है अमेरिका के साथ, वो युद्ध अब किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे भी हम इसके ज़रिए समझ सकते हैं। इसलिए जो ये अपॉइंटमेंट है, ये जो नियुक्ति की गई है, ये बहुत अहमियत रखती है। थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, क्योंकि ईरान में फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमले किए और एक ही झटके में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और उनकी पूरी सुरक्षा सैन्य टीम को ख़त्म कर दिया,
तब शायद ही किसी को ये अंदाज़ा रहा होगा कि इसके बाद ईरान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें कितनी तेज़ी के साथ बदलाव आएंगे और वो कैसे बदलता चला जाएगा। 6 महीने से भी कम वक्त बीता है और मुल्क में यानी ईरान में एक नया और लगभग अदृश्य सुप्रीम लीडर है। वो अपनी पूरी सुरक्षा और सैन्य कमान को नए सिरे से गढ़ रहे हैं, यानी नए सिरे से वो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं और इसमें मुश्तबा खामेनेई की जो छाप है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मुश्तबा खामेनेई अली खामेनेई के बेटे हैं, मार्च की शुरुआत में सुप्रीम लीडर घोषित किए गए थे, लेकिन तब से आज तक उन्होंने कोई सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। उनकी कोई तस्वीर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, सिर्फ लिखित बयान आए हैं। इसी को लेकर अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका ये मानना है कि वो हो सकता है जीवित तो हैं पर गंभीर रूप से घायल हैं। खुद ईरान के भीतर भी ईरान के कई जो कैबिनेट सदस्य हैं उन्होंने ये माना है कि उन्होंने नए नेता से अभी तक मुलाकात नहीं की है। हाल ही में जारी की गई एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री फुटेज दिखाई दी है जिसमें वो एक मदरसे में पाठ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं और ये ऐसा माना जा रहा है कि इस बात का संकेत है कि जल्द ही हो सकता है कि वो लोगों के सामने भी आ जाएं और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और इसी के लिए ये तैयारी की जा रही है, ये फुटेज जारी की गई है। लेकिन अलग अलग पक्ष हैं इस मुद्दे को लेकर, लेकिन सत्ता के गलियारों में उलटफेर हो रहा है, वो भी एक ऐसे नेता के इर्द गिर्द जिसे कोई देख नहीं सकता, उन तक कोई पहुंच नहीं सकता। इसलिए ये सवाल और ज्यादा अहम हो जाता है कि उनकी आवाज कौन बनता है। और यही वजह है कि 9 अगस्त को जो बड़ा बदलाव हुआ जब मोहम्मद बाकर जुल्कद्र को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के सचिव पद से हटाकर मोहसिन रज़ाई को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तब ये और ज़्यादा अहमियत रखता है ये पद और ये नियुक्ति, क्योंकि वो आवाज़ होंगे मुश्तबा खामेनेई की। इसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि सत्ता के भीतर एक गहरी पहुंच अपनी और अपनी एक पकड़ और एक दिशा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, उसके संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जुल्कद्र जो थे वो संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ के करीबी माने जाते हैं और अगर आप उन्हें करीबी ना भी कहें तो वो उसी आइडियोलॉजी के माने जाते हैं जो बाकर कालिबाफ की है। वहीं कालिबाफ जिन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत का नेतृत्व किया है, उनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। रज़ाई की नियुक्ति को बहुत से जो विश्लेषक हैं ईरान के अंदर भी ईरान के बाहर भी, वो 2 तरह के नज़रिए से देखते हैं। एक तरफ ये माना जा रहा है कि जो कालिबाफ खेमा है यानी या वो जो मॉडरेट्स हैं या वो जो वार्ता की पैरोकारी करते हैं उनको बैलेंस किया जाए, यानी एक तरह का बैलेंस सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हो, एक तरफा जो पूरा पक्ष है वो ना दिखाई दे और उनको एक तरह से बैलेंस करने के लिए ये अपॉइंटमेंट किया गया है, यानी ये इसकी भी एक कोशिश है, एक बैलेंस की कोशिश है। दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि जो सुरक्षा तंत्र है उसमें जो कट्टरपंथी केंद्र है यानी IRGC है, उसकी पकड़ को नए सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द और मजबूत करता है ये नया अपॉइंटमेंट। दिलचस्प बात यह भी है कि चयन प्रक्रिया में पहला नाम रज़ाई का नहीं था बल्कि पूर्व उप विदेश मंत्री अली बाक़री कानी का था, जिन्हें राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने खारिज कर दिया। हालांकि पहले यह भी कहा जा रहा था कि पेज़ेश्कियान हो सकता है इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ हों और वो इसे स्वीकार ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया है, सिर्फ उन्होंने ही नहीं सबने इसे स्वीकार किया है। लेकिन अहमियत इस बात की भी है और इस वजह से रज़ाई का जो कद है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें 2 अहम पद दिए गए हैं। एक व्यक्ति रज़ाई की नियुक्ति खास इसलिए है क्योंकि उनके पास ये 2 पद हैं, उन्हें एक साथ 2 शक्तिशाली भूमिकाएं मिल गई हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वो सचिव होंगे जो इस सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो हर दिन का एजेंडा है उसे तय करेंगे। सुप्रीम लीडर के व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर, जो सीधे नेता तक पहुँच रखते हैं, एक ऐसे प्रशासन में जहाँ खुद सुप्रीम लीडर लगभग सबकी पहुँच से बाहर है। ये दोहरी भूमिका रज़ाई को असाधारण प्रभाव देती है, यानी एक तो उनको सचिव की जिम्मेदारी दी गई है और वो सुप्रीम लीडर के सेकंड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। आपको ये भी याद रखना होगा कि वो सेकंड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे पहले जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। सईद जलीली जो हैं, जो न्यूक्लियर नेगोशिएटर के तौर पर भी उनकी पहचान रही है, वो पहली सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति थी, वो भी एक हार्डलाइनर हैं। और अब इब्राहिम रज़ाई की जब नियुक्ति हुई है तो वो सेकंड रिप्रेजेंटेटिव हैं सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो सईद जलीली हैं वो सुप्रीम लीडर को डिप्लोमेटिक जो बातचीत होगी या जो डिप्लोमेसी है उसमें वो सुप्रीम लीडर का जो पक्ष है उसको रखेंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो दूसरी तरफ रज़ाई जो हैं
वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे या उनको रिप्रेजेंट करेंगे मुश्तबा खामेनेई को। तो दोनों जो अंग हैं, दोनों जो हिस्से हैं, उसे मुश्तबा खामेनेई इस तरह से कवर करेंगे। लेकिन इब्राहिम रज़ाई कोई नया चेहरा नहीं है, इसीलिए बार बार ये बात हो रही है कि वो एक ओल्ड हैंड है। 1981 से 1997 तक वो IRGC के कमांडर रहे हैं। ईरान इराक युद्ध के पूरे दौर में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने IRGC इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी है। 24 साल तक एक्सपीरियंसी काउंसिल के सचिव रहे हैं। आर्थिक मामलों के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। ये जो तमाम बातें हैं ये इस वजह से भी अहमियत रखती हैं कि क्या ये इस वजह से नियुक्तियां की जा रही हैं जिसमें कि और ज़्यादा जो ओल्ड स्टैब्लिशमेंट है और वो लोग जिनका रुख ये है कि हमें और प्रोएक्टिव होना चाहिए युद्ध के मैदान में, यानी हम सिर्फ रिएक्टिव ना हो। अमेरिका हमला करे और हम जवाबी हमला करें। अमेरिका अगर ये सोचे कि भाई ठीक है, हमने ब्लॉकेड लगा रखा है, हम यहाँ पर अपने जो जहाज़ है उन्हें रखेंगे, हम हमला करते रहेंगे, हमला हो सकता है रोक भी दें, लेकिन ईरान को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुँचाते रहेंगे, जिसकी वजह से फिर ईरान घुटनों पर आएगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस तरह का संकेत देते भी हैं कि हमें तो कोई तेल का संकट नहीं पैदा हो रहा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ईरान के लिए और मुश्किल होगी। तो ईरान का जो एक खेमा है, जो रज़ाई हैं या और तमाम लोग जिनकी नियुक्तियां हो रही हैं, वो ये पक्ष रखते हैं कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमें अब इस युद्ध को अमेरिका के दरवाजे तक लेकर जाना चाहिए, यानी हमें डिसाइड करना चाहिए कि युद्ध किस ओर जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका ये जो स्लो वॉरफेयर है इसमें हमें फंसा कर रखेगा और इसमें ईरान कितने समय तक रह सकता है। तो उनका ये रुख है। तो इस वजह से भी ऐसा लग रहा है कि जो रज़ाई की नियुक्ति है और उनकी जो ताकत है उनको जो दी गई है, वो दरअसल उन लोगों को और ताकत मिल रही है ईरान के भीतर जो ये पक्ष रखते हैं कि हमें अमेरिका के साथ अब और ज़्यादा अग्रेसिव वॉर लड़ना पड़ेगा। हमें ये तय करना पड़ेगा कि ये युद्ध कहाँ लड़ा जाए, किस तरह से लड़ा जाए, किस क्षेत्र में हमला करें और अमेरिका उस पर रिएक्ट करे। अभी तक अमेरिका, कुछ समय पहले तक अमेरिका हमले कर रहा था और ये रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा बदलाव भी हम देख रहे हैं, यानी युद्ध के मैदान में भी ये बदलाव दिख रहा है और रज़ाई की जो नियुक्ति है वो उसे और मजबूत करती है। लेकिन सिर्फ रज़ाई की नियुक्ति नहीं हुई है, 6 और नई नियुक्तियां हुई हैं। रज़ाई की नियुक्ति के अगले ही दिन 10 अगस्त 2026 को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने 6 अलग अलग डिक्री जारी करके सशस्त्र बलों, IRGC और बासिज के जो शीर्ष पद हैं उन पर नई नियुक्तियां की हैं। आप ये भी समझें कि बहुत सी नियुक्तियां एकदम से नहीं की गई थी, क्योंकि वो युद्ध का दौर था, यानी एक्टिव वॉर उस वक्त ईरान लड़ रहा था और बहुत बदलाव उस समय नहीं किए जा सके थे क्योंकि बहुत से जो कमांडर्स हैं वो मारे गए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है पावर का भी, और इसमें मुश्तबा खामेनेई की जो छाप है वो भी साफ तौर पर दिख रही है। ये जो सभी नियुक्तियां हुई हैं उन कमांडरों की जगह भरने के लिए हुई हैं जो फरवरी के हमलों में या उसके बाद के युद्ध में मारे गए थे। जो नई नियुक्तियां की गई हैं वो किस किस की गई हैं, किस पद पर की गई हैं, वो भी आइए आपको बता देते हैं। अहमद वहीदी हैं, इन्होंने मोहम्मद पाकपोर जो शहीद हो गए थे उनकी जगह ली है। ये IRGC के कमांडर इन चीफ होंगे। मुस्तफ़ा इजादी, ये एक नया पद बनाया गया है, ये वहीदी के डेप्यूटी होंगे, ये IRGC डेप्यूटी कमांडर इन चीफ होंगे। अली अब्दुल्लाही, ये अब्दुल रहीम मूसवी जो शहीद हुए थे सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, उनकी जगह लेंगे। और क्यूमर्स हैदरी, ये एक नया पद बनाया गया है, ये अब्दुल्लाही के डेप्यूटी होंगे, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। अली ओज़माई, अली रज़ा तंगसीरी जो शहीद हुए थे IRGC नौसेना के कमांडर, उनकी जगह ले रहे हैं। और हुसैन तायब, गुलाम रज़ा सुलेमानी जो शहीद हुए थे बासिज फोर्स के प्रमुख, उनकी जगह ले रहे हैं। लेकिन ये तमाम ओल्ड हैंड्स हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो पहले से अहम पदों पर रहे हैं और उन्हें ये जिम्मेदारियां दी गई हैं क्योंकि ये पद खाली हो गए थे, इस वजह से ये नई नियुक्तियां की गई हैं। लेकिन इसको एक कंसोलिडेशन के तौर पर देखा जा रहा है कि वो नियुक्तियां जो युद्ध जब एक्टिव फेज में, बहुत ज़्यादा एक्टिव फेज में था, तब जो नियुक्तियां नहीं की जा सकी थी वो अब धीरे धीरे की जा रही हैं और एक तरह से एक नई अप्रोच भी दिखाई दे रही है जिसमें ख़ास तौर पर इब्राहिम रज़ाई की नियुक्ति को और सईद जलीली की नियुक्ति को उस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। जुल्क़दर को हटाया गया है लेकिन उन्हें हटाया पूरी तरह से नहीं गया है, उन्हें सत्ता से बाहर नहीं किया गया है, उन्हें सुप्रीम लीडर का राजनीतिक सलाहकार बना दिया गया है, यानी उनकी आवाज़ को पूरी तरह खामोश करने की बजाय उन्हें एक कम प्रभावशाली लेकिन सम्मानजनक भूमिका दी गई है।
लेकिन जो कट्टरपंथी सैन्य तंत्र है उसकी पकड़ को औपचारिक रूप देना, रज़ाई की नियुक्ति के साथ साथ कट्टरपंथी IRGC खेमे को भी मजबूती दी गई है। रज़ाई खुद IRGC के बहुत लंबे समय तक पूर्व कमांडर रह चुके हैं और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कट्टरपंथी ऐसा देखिए, मानिए कि हार्डलाइनर कौन है ईरान में, और इस वक्त जब हम हार्डलाइनर की बात कर रहे हैं तो वो कौन है? एक पक्ष वो है जो कहता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें वार्ता करनी चाहिए और उसके ज़रिए ही हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं और अमेरिका के साथ हमें इंगेजमेंट रखना चाहिए। और जो MOU साइन हुआ वो भी, और MOU जब साइन हुआ तो SNSC का पूरा उसको समर्थन था, सिर्फ एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ वोट किया था और वो जुल्क़दर नहीं थे। लेकिन जो रज़ाई हैं और जो उनके पक्ष के लोग हैं वो इससे अलग रुख रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम अब और अग्रेसिव हो, यानी ईरान अब और अग्रेसिव हो। इसी वजह से इन नियुक्तियों को उस नज़रिए के तौर पर देखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ईरान भी अपना जो रुख है वो युद्ध के मैदान में जो बदलता हुआ रुख दिखाई दे रहा है वो और ज़्यादा बदले। लेकिन SNSC, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी इतनी बात हो रही है, ये दरअसल है क्या? ये एक तरह का एक काउंसिल है जिसमें तमाम लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से जो स्टैब्लिशमेंट है, जो पावर स्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, इनके तमाम रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं। बहुत से ऐसे पद हैं जो सीधे तौर पर इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ नियुक्तियां सुप्रीम लीडर द्वारा की जाती हैं और उनको फिर इसमें जगह दी जाती है। तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 12 सदस्य होते हैं। इन 12 सदस्यों में से कुछ पद सीधे तौर पर इसमें शामिल हो जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है। जैसे अभी जो इसमें सदस्य हैं वो मसूद पेज़ेश्कियान हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, वो अध्यक्ष हैं। मोहसिन रज़ाई सचिव और नेता के प्रतिनिधि के तौर पर अब उनकी नई नियुक्ति हुई है। सईद जलीली, वो भी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा गुलाम हसन मोहसिनी एज़ाई, ये मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं और इस वजह से यहाँ पर हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ संसद के अध्यक्ष हैं, इसलिए वो इस पद पर हैं। तो ये जो पद हैं, जैसे संसद अध्यक्ष हैं तो वो नेचुरली सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाते हैं, और ऐसे ही राष्ट्रपति उसमें, क्योंकि राष्ट्रपति हैं इस वजह से वो उसके अध्यक्ष होते हैं और वो इस अहम पद पर आते हैं। अली अब्दुल्लाई चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, इस वजह से वो यहाँ होंगे। आमिर हातमी सेना के कमांडर इन चीफ हैं। अहमद वहीदी IRGC कमांडर इन चीफ हैं, इसलिए इसके सदस्य होंगे। अब्बास अरागची विदेश मंत्री हैं। इस्कंदर मोमिनी गृह मंत्री हैं। खुफिया विभाग के जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और हामिद पुर मोहम्मदी वो इसमें शामिल हैं। तो 12 सदस्य होते हैं। इसमें से कुछ लोग अपने पद की वजह से, क्योंकि उनके पास एक संवैधानिक पद होता है, इस वजह से वो इसमें आते हैं, और कुछ और अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं। वोटिंग के जरिए फैसला होता है। मेजॉरिटी विंस, यानी जो भी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में फैसला होता है वो वोटिंग के जरिए होता है। जो मेजॉरिटी कहती है वही माना जाता है, और एक तरह का चेक और बैलेंस रखने की कोशिश होती है। उस फैसले पर आखिरकार सुप्रीम लीडर को हस्ताक्षर करने होते हैं, और इसी वजह से एक तरह का बैलेंस भी इस सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बनाने की कोशिश है। खासतौर पर इब्राहिम रज़ाई की नियुक्ति को आप इस तरह से देख सकते हैं कि हम अगले कुछ दिनों में, जो कि हम देख भी रहे हैं, ईरान का युद्ध के मैदान में अमेरिका के साथ जो युद्ध है उसमें एक बदलावा रुख और ज़्यादा अग्रेसिव रुख दिखाई देगा। फिलहाल TV9 डिजिटल में मेरे साथ इतना ही।